राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, मैं कमलेश यादव कमलेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि मैं इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट सीरीज़ लेके आया हूं, जिसका आज मेरा चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लिए होंगे और अपने नोट्स कापी में, फेयर कापी में उसको अच्छे से लिख लिए होंगे। प्यारे बच्चों, मैं कहाँ तक पढ़ाया था एक बार आपको रिवाइज़ करवा दूं। मैं आपको पढ़ा रहा था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो उसमें हमने आपको बताया था कि सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। फिर हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड। फिर हमने क्वालिफायर के पार्ट देखा था कि क्वालिफायर के 3 पार्ट होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। हमने सबको अच्छे से डिटेल में उसके डिफिनीसन के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में अच्छे से देख लिया था। फिर हमने आपको उसी दिन बताया था कि बेटा हम आगे शुरू करेंगे डमी सब्जेक्ट। तो आज हम देखते हैं कि डमी सब्जेक्ट क्या होता है। बेटा आइए देखिए, बेटा डमी सब्जेक्ट होता है आभासी कर्ता। कभी कभी बेटा कुछ ऐसे वाक्य आ जाते हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट का भाव स्पष्ट नहीं हो पाता, कि मुझे समझ में नहीं आता कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। तो उस स्थिति में प्रयोग किए जाने वाला सब्जेक्ट को ही हम डमी सब्जेक्ट करते हैं, आभासी कर्ता कहते हैं। सामान्यतः इट एवं देयर को डमी सब्जेक्ट माना जाता है। देखते हैं बेटा इसकी डिफिनीशन क्या है। डमी सब्जेक्ट है, आप हेडिंग डाल लेंगे सभी लोग, डमी सब्जेक्ट, उसी के आगे जहाँ पे छोड़े थे उस दिन उसी के आगे देखिए बेटा क्या लिखा है कि जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट का भाव स्पष्ट नहीं होता, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट का भाव स्पष्ट नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में प्रयोग होने वाला सब्जेक्ट डमी सब्जेक्ट यानी आभासी कर्ता कहलाता है। सामान्यतः इट एवं देयर को, किसको? इट एवं देयर को। सामान्यतः इट एवं देयर को डमी सब्जेक्ट माना जाता है। डमी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसको देख लेते हैं। डमी सब्जेक्ट के रूप में बेटा इट का प्रयोग होता है आपका समय, मौसम, ऋतु, दिन, दिनांक, महीना, वर्ष, छोटे छोटे जीव जंतु। ठीक है, डमी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग समय, मौसम, ऋतु, दिन, दिनांक, महीना, वर्ष, छोटे छोटे जीव जंतु इत्यादि के भाव में किया जाता है। एग्जाम्पल देखने के बाद इसके बाद हम पढ़ेंगे देयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। पहले एग्जाम्पल देख लिया जाए। देखिए एग्जाम्पल जैसे बोले दिया जाए कि 9 बजे हैं, अगर हमें इंग्लिश में बताना हो कि 9 बजे हैं तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए 9 बजे हैं तो हमें सब्जेक्ट का भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो यहीं हम लगा देंगे डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट में 2 आते हैं, इट एवं देयर। तो इधर लिखा भी है कि इट का प्रयोग कहाँ होता है? समय के लिए। तो देखिए समय ही है ना, 9 बजे हैं तो क्या हम बोलेंगे? इट इज 9 o'clock। या 8 बजे हैं, इट इज 8 o'clock। 7 बजे हैं तो इट इज 7 o'clock। ठीक, अगला देखते हैं बेटा, गर्मी का महीना था। देखिए महीना के, देखिए लिखा है ना, महीने के लिए भी क्या आता है? इट का प्रयोग किया जाता है। तो गर्मी का महीना था, तो सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? इट वाज मंथ ऑफ समर। गर्मी का महीना था, इट वाज मंथ ऑफ समर। इधर देखिए बेटा, वर्षा हो रही है। अब वर्षा हो रही है, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है सब्जेक्ट। ठीक है, वर्षा हो रही है तो क्या लिखेंगे? इट इज रेनिंग। वर्षा हो रही है। अच्छा, एक वाक्य आपको बड़ा कंफ्यूज करता है, लोग बताते भी हैं। जैसे आपसे कोई कहता है कि आज रविवार है, या आज सोमवार है, आज मंगलवार है, तो लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि टुडे इज संडे, टुडे इज संडे, जबकि ये वाक्य गलत है। टुडे है एडवर्ब ऑफ टाइम। और बेटा आपको बता दें एक बात, कभी भी सब्जेक्ट के रूप में या तो हम नाउन यूज करेंगे या तो प्रोनाउन। सब नाउन और प्रोनाउन के अलावा सब्जेक्ट के रूप में कोई ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है जो सब्जेक्ट कार्य कर सके। तो देखिए इट, ये आ गया, आज रविवार है तो लोग बोल देते हैं कि टुडे इज संडे। टुडे इज संडे बेटा वाक्य गलत होता है। इसको हम ऐसे बोलेंगे कि इट इज संडे टुडे। इट इज संडे टुडे। क्या बोलेंगे?
इट इज संडे टुडे। और ये एडवर्ब ऑफ टाइम, ये टुडे जो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम होता है बेटा, आगे हम चर्चा करेंगे जब आपको एडवर्ब पढ़ाएंगे। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर का स्थान जो होता है वो हमेशा वाक्य के अंत में होता है, लेकिन इसको सब्जेक्ट बना देते हैं कुछ लोग, जबकि ये वाक्य गलत माना जाता है। कभी भी सब्जेक्ट हम केवल नाउन को बनाएंगे और नाउन के सब्स्टिट्यूट होता है प्रोनाउन, उसको प्रोनाउन को बनाएंगे। ठीक बेटा, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। और अगर जो चीज़ें न समझ में आया करें तो आप कमेंट में करके उसको पूछ लिया करें, उसको हम आपको फिर से जब नेक्स्ट डे आएंगे तो पहले उस चीज़ को हम एक बार बता के तब आगे बढ़ेंगे। ठीक बेटा, वीडियो को पॉज करके सभी लोग इसको अच्छे से अपने फेयर कॉपी में लिख लेंगे। ठीक बेटा, ठीक बच्चों, आगे हम देखते हैं बेटा कि देयर का, हमने इट का प्रयोग सीख लिया कि इट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अब हम देखते हैं देयर का प्रयोग कहाँ पे होगा। तो देखिए बेटा, देयर का प्रयोग होता है इंट्रोडक्शन के भाव में। इंट्रोडक्शन, जैसे किसी भी चीज़ को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पे हम देयर का प्रयोग करेंगे अगर मुझे सब्जेक्ट का भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है। अगर मुझे सब्जेक्ट का भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है तो वहाँ हम देयर का प्रयोग करेंगे। देखिए, जैसे लिखा है कि एक राजा था। हम लोग बहुत जब छोटे छोटे थे तो जब बुक में लिखा होता था कि एक राजा था, एक राजा था, तो देखिए क्या होगा, देयर वाज अ किंग। क्या हम लोग पढ़ते थे कि देयर वाज अ किंग, एक राजा था। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट का भाव स्पष्ट नहीं हो रहा था, मुझे सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा था, तो हमने किसका प्रयोग कर दिया, देयर का। इंट्रोड्यूस करना था मुझे, इसलिए मैंने देयर लगा दिया, यहाँ इट नहीं आएगा। आगे देखते हैं बेटा, कक्षा में छात्र हैं। कक्षा में छात्र हैं, यहाँ पे भी हमें सब्जेक्ट का भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है और हमें इंट्रोड्यूस करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि देयर आर स्टूडेंट्स इन दी क्लास, देयर आर स्टूडेंट्स इन दी क्लास। अगला देखते हैं बेटा, मेज पर पानी है, तो देयर इज वाटर ऑन दी टेबल, देयर इज वाटर ऑन दी टेबल, मेज पर पानी है। ठीक प्यारे बच्चों, समझ लीजिए इसको अच्छे से कि देयर का प्रयोग इंट्रोडक्शन के भाव में होता है। देयर का प्रयोग इंट्रोडक्शन के भाव में होता है। एग्जाम्पल हमने आपको समझा दिया कि एक राजा था। हम लोग बहुत जब छोटे छोटे थे तब से ही पढ़ते चले आ रहे हैं देयर वाज अ किंग। ये चीज़ हमको तब रटा दिया जाता था, उस टाइम समझ में नहीं आता था हम लोगों को। क्या होता है, देयर वाज अ किंग। कक्षा में छात्र हैं, देयर आर स्टूडेंट्स इन दी क्लास। मेज पर पानी है, तो देयर इज वाटर ऑन दी टेबल। ठीक, अब बेटा हम देखेंगे, इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि ये जो वर्ब आता है इनके पश्चात, जैसे इट और देयर के पश्चात जो क्रिया आएगी, वर्ब आएगी, वो सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, उसका यूज हम कैसे करते हैं अब आगे हम इस चीज़ को समझते हैं। वही कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे तो इसके बाद हमारा डमी सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक प्यारे बच्चों, आइए अब आगे देखते हैं हम लोग कि इट और देयर के पश्चात जो क्रिया आ रही है उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो देखिए, इट के पश्चात का जो क्रिया आती है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आती है। इट के पश्चात आने वाली क्रिया हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग की जाती है, जबकि जबकि देयर के पश्चात आने वाली क्रिया उसके पश्चात, यानी देयर के पश्चात, जबकि देयर के पश्चात आने वाली क्रिया उसके पश्चात आने वाले नाउन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी उसके पश्चात जो नाउन आएगा अगर वो सिंगुलर आ गया तो क्रिया सिंगुलर होगी, और यदि उसके पश्चात नाउन प्लूरल आ गया तो क्रिया प्लूरल होगी। देखिए लिखा है कि इट के पश्चात हमेशा सिंगुलर नंबर की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इट के पश्चात हमेशा सिंगुलर नंबर की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इट के पश्चात हमेशा सिंगुलर नंबर की क्रिया आती है, जबकि देयर के पश्चात आने वाली क्रिया, जबकि देयर के पश्चात आने वाली क्रिया, जबकि देयर के पश्चात आने वाली क्रिया उसके पश्चात आने वाले नाउन के ऊपर,
जबकि देयर के पश्चात आने वाली क्रिया उसके पश्चात आने वाले नाउन के अनुसार प्रयोग की जाती है। ठीक, अर्थात यदि नाउन सिंगुलर तो क्रिया भी सिंगुलर, एवं नाउन प्लूरल तो क्रिया भी क्या होगी, प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग की जाती है। इट के पश्चात हमेशा सिंगुलर नंबर क्रिया आएगी, याद रखिएगा, जहाँ भी इट दिखा उसके पश्चात सिंगुलर नंबर क्रिया। लेकिन देयर के पश्चात आपको देखना होगा कि देयर के पश्चात जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर फॉर्म में आ रहा है या प्लूरल फॉर्म में आ रहा है। यदि देयर के पश्चात जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर है तो क्रिया सिंगुलर हो जाएगी, और यदि देयर के पश्चात आने वाला नाउन प्लूरल है तो क्रिया भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया जाए इसको। देखिए हम आपको बोल दें बेटा, देखिए इट इज अ चाइल्ड, इट इज अ चाइल्ड। अच्छा, आप कहेंगे कि यहाँ चाइल्ड है, यहाँ इट है। हाँ, जहाँ आपको चाइल्ड दिखे, बेबी दिखे, चाइल्ड दिखे या बेबी दिखे, उनके लिए भी हमेशा इट का ही प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे बच्चों के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, इट का ही प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ भी आपको चाइल्ड दिखे या बेबी दिखे वहाँ पे इट का ही प्रयोग करेंगे। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। देखिए इट इज अ चाइल्ड, आगे देखिए इट इज चिल्ड्रन, इट इज चिल्ड्रन, इट इज चिल्ड्रन। देखिए बेटा चाइल्ड जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है। चाइल्ड क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म। ये हम नाउन पढ़ाएंगे तो वहाँ हम बताएंगे आपको कि जो चाइल्ड होता है ये सिंगुलर फॉर्म में आता है, सिंगुलर होता है, और इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो चिल्ड्रन होता है। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। तो देखिए यहाँ चाइल्ड सिंगुलर था तब भी क्रिया क्या आया था, सिंगुलर। लेकिन यहाँ चाइल्ड जब प्लूरल हो गया तब भी क्रिया क्या आया, सिंगुलर। क्योंकि हमने आपको बताया कि इट के पश्चात आने वाली क्रिया हमेशा सिंगुलर ही आती है। चाहे इसके पश्चात नाउन सिंगुलर आ जाए चाहे प्लूरल आ जाए, उससे कोई भी प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता है। ठीक, इट के पश्चात क्रिया सिंगुलर ही रहेगी, याद रखेंगे इस बात को, ये भी याद रख लेंगे। ये तो हालांकि नाउन पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। चाइल्ड सिंगुलर होता है, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। ठीक, तो इट के पश्चात क्रिया सिंगुलर हो जाएगी हमेशा। ठीक, आगे देख लेते हैं इधर देयर वाला। देयर वाज या वर अ स्टूडेंट। देखिए देयर वाज या वर, मतलब क्रिया वाज रहेगी कि वर रहेगी, हमें ये डिसाइड करना है। तो ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि इसके पश्चात जो नाउन आएगा उससे हम आ जाए। तो देखिए इसके पश्चात जो नाउन आया बेटा ए स्टूडेंट, ए स्टूडेंट सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। देखिए ए लग गया है तो इसका मतलब है कि श्योर है कि वो क्या है, सिंगुलर ही है। तो हमने आपको यही बताया कि देयर के पश्चात जो क्रिया आएगी इसके पश्चात आने वाले नाउन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। यहाँ नाउन अगर सिंगुलर आया है तो क्रिया भी हमेशा क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या होगा बेटा, देयर वाज होगा न कि वर होगा। देयर वाज होगा न कि वर होगा, क्योंकि इसके पश्चात आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देयर वाज या वर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। देखिए अब आपको बेटा देख रहा होगा कि यहाँ ए स्टूडेंट था, ये तो सिंगुलर दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ क्या दिख रहा है, स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है कि वो क्या है, प्लूरल है ना। स्टूडेंट्स क्या होगा, प्लूरल होगा, और ए स्टूडेंट सिंगुलर था। हमने आपको यही बार बार बता रहे हैं कि देयर के पश्चात आने वाली जो क्रिया होती है इसके पश्चात आने वाले नाउन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए ए स्टूडेंट सिंगुलर था तो क्रिया भी क्या आ गई, सिंगुलर। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल हो जा रहा है, यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल हो जा रहा है, तो इसका मतलब है बेटा हमारी क्रिया भी क्या आएगी, प्लूरल फॉर्म में ही आएगी। तो यहाँ वाज नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे वर होगा। ठीक,
चीज़ों को अच्छे से अपनी नोट कॉपी में लिख लेंगे पॉज करके, और उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ रही होगी। और नहीं समझ में आ रही है तो आपको बता रहा हूँ कि आप वीडियो के कमेंट में बता देंगे कि कौन सी चीज़ या कौन सी टॉपिक आपको समझ में नहीं आई। तो जब नेक्स्ट डे हम वीडियो बनाएंगे तो उससे पहले उस टॉपिक के बारे में हम एक बार चर्चा करके तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक, वीडियो को रोक के अच्छे से लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आओ मैं आगे देखते हैं कि सब्जेक्ट का ही एक पार्ट है। कभी कभी बेटा होता क्या है ना कि सब्जेक्ट के रूप में मुझे कोई सब्जेक्ट के रूप में मुझे कोई कार्य दे देता है। कार्य का अर्थ होता है कि कोई भी क्रिया आ जाए। जैसे पढ़ना मेरा शौक़ है, तो लोग बोलते हैं ना कि रीडिंग इज़ माई हॉबी। क्या बोलते हैं? रीडिंग इज़ माई हॉबी। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि जब हमें सब्जेक्ट के रूप में कोई कार्य यानी कोई क्रिया आ जाए, देखिए जब किसी वाक्य में हेडिंग आप लोग डाल लेंगे स्पेशल कंडीशन ऑफ सब्जेक्ट, कर्ता की विशेष स्थिति, कर्ता की विशेष स्थिति, कर्ता की विशेष स्थिति। देखिए क्या होगा कि जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में कोई कार्य आता है, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में कोई कार्य आता है, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में कोई क्रिया आ जाए, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में कोई क्रिया आ जाए, तो वह जिरंड एवं इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए हम क्या लोग ही बोलते हैं ना कि जैसे रीडिंग टीचिंग, रीडिंग एंड टीचिंग इज़ माई हॉबी या आर माई हॉबी, तो क्या होगा बताइए? तो लोग क्यों रीड नहीं बोल देते कि रीड इज़ माई हॉबी, ठीक है? प्लेइंग इज़ माई हॉबी, प्ले इज़ माई हॉबी क्यों नहीं बोल देते? नहीं, ये फॉर्म गलत होता है, ठीक है? देखिए आपको हमने बताया कि सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, ठीक है? लेकिन ये वर्ब तो आ नहीं सकता। अगर हम प्ले लिख दिए या रीड लिख दिए या टीच लिख दिए या राइट लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, जबकि ये क्या है? गलत है। हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। तो बेटा वर्ब को नाउन और नाउन बनाने के दो तरीके हैं, या तो उसको आप जिरंड फॉर्म में बना दीजिए या तो उसको इन्फिनेटिव फॉर्म में बना दीजिए। इसीलिए हमने आपको बताया कि जब कोई क्रिया आ जाती है तो उसको हम जिरंड या इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं जिरंड है क्या कि किसी भी मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, किसी भी मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से या जोड़ने से जो हमें नया रूप मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? जिरंड कहते हैं। देखिए V1 है, V1 का मतलब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, पहली अवस्था। तो V1 में आईएनजी जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जिरंड। जैसे देखिए रीड का रीडिंग, रीड वर्ब है लेकिन आईएनजी लगा दिए तो ये रीडिंग हो गया, ये नाउन फॉर्म में चला जाता है। टीचिंग, स्पीकिंग, गोइंग, रनिंग, इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं? जिरंड कहते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं जिरंड। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि इन्फिनेटिव और जिरंड क्या है। कि कभी कभी होता है कि सब्जेक्ट के रूप में कोई कार्य आ जाता है यानी कोई वर्ब आ जाता है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा? तो हम वर्ब को बेटा सब्जेक्ट तो बना नहीं सकते, हमें चाहिए नाउन या प्रोनाउन। तो वर्ब को नाउन बनाने के दो तरीके हैं, या तो उसको आप जिरंड में बना दीजिए या तो आप उसको इन्फिनेटिव बना दीजिए। तो जिरंड हमने देख लिया। जिरंड क्या होते हैं कि किसी भी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जो नया रूप में हमें मिलेगा वही हम कहलाता है जिरंड। आगे हम देखेंगे बेटा कि इन्फिनेटिव क्या होते हैं। आइए बच्चों देखते हैं हम कि इन्फिनेटिव क्या होते हैं। जिरंड हमने पढ़ लिया कि किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जो नया रूप बनता है उसे हम जिरंड कहते हैं। तो इन्फिनेटिव क्या होते हैं? किसी भी मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब से पहले प्रीपोजिशन टू जोड़ने पर जो नया रूप बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। टू प्लस V1, V1 से पहले क्या आ गया? टू आ गया, यही क्या बनेगा? इन्फिनेटिव बनेगा। जैसे देखिए टू रीड, टू राइट,
टू स्पीक, टू गो, टू कम, ठीक है, टू रन, ये सब जो नए रूप बनते हैं मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से टू लगाने से, पहले टू लगाने से, यही रूप कहलाते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, लिख लेंगे बेटा इसको अच्छे से। जिरंड क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, इसको अच्छे से आपको याद भी करना है। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। थोड़ा सा नोट में करके लिख लेंगे। हमने आपको एक बात बताया कि जो जिरंड और इन्फिनेटिव होते हैं ये बने किससे होते हैं, वर्ब से, और कार्य किसका करते हैं, नाउन का। ठीक है, इसीलिए इनको वर्बल नाउन यानी क्रियात्मक संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, बने थे वर्ब, कार्य किसका किए, नाउन का। वर्ब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है और नाउन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो यानी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य कर दिए, इसीलिए इन्हें डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको लिख लेंगे नोट करके कि जिरंड एवं इन्फिनेटिव वर्ब से बने हैं। ये तो पता ही है कि जिरंड एवं इन्फिनेटिव किससे बने हैं, वर्ब से बने हैं, एवं कार्य किसका कर रहे हैं, नाउन का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें वर्बल नाउन यानी क्रियात्मक संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, जिरंड एवं इन्फिनेटिव दो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करते हैं। कौन कौन, वर्ब और नाउन। जिरंड एवं इन्फिनेटिव दो पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब एवं नाउन का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख के आप याद कर लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। आइए बेटा आगे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल जैसे लिखा है आपको कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो देखिए क्या लिख दिया है, धूम्रपान करना। ये क्या है, कार्य आ गया ना, कार्य यानी वर्ब आ गया, किस रूप में आ गया, सब्जेक्ट के रूप में आ गया। और जब कार्य या वर्ब सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो उसको हम नाउन बनाने के दो तरीके बता दिए, जिरंड और इन्फिनेटिव। क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे वर्ब आ नहीं सकता, या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है, तो वर्ब को नाउन बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो उसको आप जिरंड बना दीजिए या तो उसको आप इन्फिनेटिव बना दीजिए। तो देखिए अगर कोई आपसे ये कह दे, देखिए स्मोक होता है धूम्रपान करना, क्या होता है, स्मोक। स्मोक इज, देखिए हानिकारक होता है बेटा, इंजूरियस भी होता है, हार्मफुल होता है। तो कुछ भी लिख लेंगे, इंजूरियस लिख दे रहे हैं, देखिए क्या ये सही हमने लिखा है बेटा कि स्मोक इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। क्या ये वाक्य हमने सही ट्रांसलेट किया है। स्मोक होता है धूम्रपान करना, ये वर्ब है, वर्ब कभी सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर सकता, ये बार बार हम आपको बता रहे हैं। तो क्या होगा सही, ये वाक्य हमारा क्या है, गलत है। इसको अगर हमें सही करना है तो इस स्मोक को या तो हम जिरंड में बना दें, क्या कर दें, जिरंड में बना दें। क्या हो जाएगा, ये स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। ठीक, ये भी सही हो जाएगा। और या तो इसी को हम क्या कर दें, इन्फिनेटिव बना देंगे, टू स्मोक इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। दोनों प्रकार से। ठीक, तो एक चीज़ यहाँ से बेटा ये भी आपको सीखने को मिला कि ये जो जिरंड है और जो इन्फिनेटिव है, ठीक है, तो दोनों कार्य किसका कर रहे हैं, नाउन का कार्य कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से या तो हम जिरंड को इन्फिनेटिव में बदल दें या तो इन्फिनेटिव को जिरंड में बदल दें, इससे वाक्य के अर्थ पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल अच्छा और देख लें। जैसे आप लोग देखते होंगे कि रीड इज माई हॉबी कि रीडिंग इज माई हॉबी। देखिए ये लिखा है जैसे रीड इज माई हॉबी, रीड इज माई हॉबी। क्या ये सही है, ये तो डायरेक्ट वर्ब लिख दिए, वर्ब कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो इसको हम क्या लिखेंगे, रीडिंग इज माई हॉबी, जिरंड फॉर्म में कर देंगे, रीडिंग इज माई हॉबी। ठीक, ये आपका गलत होगा और ये आपका सही होगा। ठीक है,
धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यहाँ धूम्रपान करना वर्ब था, ठीक है। वर्ब कभी सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर सकता, तो वर्ब को वो नाउन बनाने के दो तरीके, या तो उसको जिरंड में कन्वर्ट करिए या तो इन्फिनेटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, दोनों तरीके से वो सही हो जाएगा। एग्जाम्पल को सही से लिख लेंगे आप लोग, ठीक प्यारे बच्चों। देखिए हमने आपको बताया, अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया आपको कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हाँ हमने लिखा था स्मोक, तो स्मोक तो आएगा नहीं पहली बात, क्योंकि वो वर्ब है, लेकिन उसके जगह पे हमने स्मोकिंग और टी स्मोक लिखा, स्मोकिंग और टू स्मोक। तो इस चीज़ से हमने ये कन्फर्म हो गया कि जो इन्फिनेटिव होते हैं और जो जिरंड होते हैं उनके फंक्शन कार्य यानी एक जैसे होते हैं, इसलिए हम इसलिए हम इन्फिनेटिव एवं जिरंड को एक दूसरे के स्थान पे बदल सकते हैं। तो नोट पे करके ये बात लिख लेंगे हम लोग कि जिरंड एवं इन्फिनेटिव दोनों के फंक्शन एक समान होते हैं, इसलिए जिरंड एवं इन्फिनेटिव को एक दूसरे के स्थान पे परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए जिरंड से हम इन्फिनेटिव पे जा सकते हैं, इन्फिनेटिव से हम जिरंड पे आ सकते हैं, ठीक। उसी तरह रीडिंग से हम टू रीड पे जा सकते हैं और टू रूट से हम रीडिंग पे आ सकते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट इसमें और बचा है कि कभी कभी बेटा क्या होता है कि ये जो सब्जेक्ट अभी हमने लिखा कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, तो एक ही कार्य आया है। कभी कभी क्या होता है कि दो कार्य एक साथ दे देता है, जैसे रीडिंग एंड टीचिंग। तो जब दो कार्य एक साथ दे देंगे तो उनका जो पेयर होता है हमेशा एक समान होता है। ये नहीं कि एक बार हम रीडिंग लिख दें, इसके बाद हम क्या लिखें टू टीच, दोनों का पेयर हमेशा एक समान होता है। ये कॉन्सेप्ट हम और समझ लेते हैं, इसके बाद आपका सब्जेक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जब हम शुरू करेंगे तो वहाँ से हम पढ़ाएंगे आपको प्रेडिकेट, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक प्यारे बच्चों। आइए देख लेते हैं हम जो कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहे थे कि जब दो कार्य एक साथ आ जाएं तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं। देखिए लिखा है कि जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में एक से अधिक कार्य आ जाएं तो उनका पेयर हमेशा एक समान रूप में ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब एक से अधिक कार्य आ जाएंगे तो उनका पेयर हमेशा समान रूप में होगा, अर्थात जिरंड होगा या तो इन्फिनेटिव होगा। ये नहीं कि एक को हम जिरंड कर दें और एक को इन्फिनेटिव कर दें। देखिए जैसे लिखा है कि रीडिंग एंड टू राइट आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, मतलब रीडिंग पढ़ना और लिखना क्या है, दोनों नेसेसरी हैं, आवश्यक हैं सफलता के लिए। देखिए यहाँ तो देखिए दो कार्य साथ आ गए हैं, रीडिंग भी है और राइटिंग भी है, ठीक है। तो रीड और राइट तो आ नहीं सकते, उनको हम इन्फिनेटिव या जिरंड के रूप में लिखेंगे। तो बेटा अगर यहाँ पे रीडिंग आ गया है तो यहाँ जिरंड आ रहा है, तो इसका मतलब है ये पेयर भी क्या होना चाहिए, जिरंड होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ हम जिरंड लिखे और यहाँ पे इन्फिनेटिव लिख दें, ये वाक्य हमारा गलत है, ये वाक्य सही नहीं है, ठीक है। तो फिर सही क्या है, दोनों का पेयर सेम कर दीजिए। जैसे यहाँ रीडिंग है, यहाँ क्या कर देंगे हम राइटिंग, ये भी जिरंड हो जाएगा, ये भी जिरंड। देखिए लिखा है ना जिरंड में होगा। आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, ये क्या है, ये सही, ठीक। या तो इसी को हम क्या कर दें, इन्फिनेटिव में ही बदल दें। देखिए लिखा है ना, या तो इन्फिनेटिव के रूप में बदल दें। देखिए लिखा है टू रीड एंड टू राइट आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, टू रीड एंड टू राइट आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। अब आप लोग को बेटा ये लग रहा होगा थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। टू रीड एंड टू राइट, कभी भी कंजंक्शन, ये देखिए जो एंड लिखा है इसी को हम कंजंक्शन बोलते हैं। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे वहाँ हम सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। ये जो कंजंक्शन होता है बेटा, कंजंक्शन के पश्चात आने वाला जो इन्फिनेटिव होता है, कंजंक्शन के पश्चात आने वाला जो इन्फिनेटिव होता है वो बेयर टू के आता है। बेयर टू मतलब बिना टू के। कंजंक्शन के पश्चात आने वाला इन्फिनेटिव हमेशा बिना टू के प्रयोग किया जाता है। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना, समझने की प्रयास करेंगे। इसका मतलब है कि ये वाक्य भी हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। अब सही क्या होगा आगे हम देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं हमने आपको बताया कि पेयर हमेशा दोनों का क्या रखना है, सेम रखना है, चाहे जिरंड रहेगा, इन्फिनेटिव रहेगा। लेकिन हमने आपको बताया जब इन्फिनेटिव हमने करने गया तो हमने देखा कि यहाँ कंजंक्शन आ रहा था, और कंजंक्शन के बाद क्या आ रहा था, इन्फिनेटिव आ रहा था विद टू। तो हमने आपको बताया कि कंजंक्शन यानी संयोजक के पश्चात आने वाला जो इन्फिनेटिव होता है वो
बेयर टू, बेयर का मतलब बिना होता है, तो बिना टू के प्रयोग किया जाता है। देखिए लिखा है टू रीड एंड टू राइट। देखिए ये कंजंक्शन आया, ये कंजंक्शन आया, कंजंक्शन के पश्चात आने वाला जो इन्फिनिटिव होता है वो बिना टू के आता है। पेयर तो हमेशा सेम होना चाहिए, पेयर क्या होना चाहिए, इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव का होना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कंजंक्शन के बाद वाला जो इन्फिनिटिव होगा वो बिना टू के आएगा। देखिए टू रीड एंड राइट आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, ये सही है, यहाँ टू नहीं होगा क्योंकि ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद आने वाला इन्फिनिटिव बिना टू के आता है, यहाँ टू लगा था इसलिए गलत था। आगे देखिए, आगे दूसरा एग्जाम्पल बेटा लिखा है ड्रिंकिंग एंड स्मोक आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। ड्रिंकिंग और स्मोक, देखिए ये पेयर सही है, यहाँ जिरंड है, यहाँ क्या लिख दिया है इन्फिनिटिव, क्या ये पेयर सही है, नहीं, जिरंड जिरंड का पेयर होना चाहिए, तो ये वाक्य गलत होगा कि नहीं होगा, ये वाक्य गलत होगा, पेयर सेम होना चाहिए। देखिए पेयर यहाँ दिया है ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, यहाँ पेयर सही है, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, ये सही है, ठीक है। देखिए यहाँ जिरंड जिरंड, अभी इन्फिनिटिव वाला कैसे बनेगा, टू ड्रिंक एंड स्मोक, यहाँ टू स्मोक मत कर दीजिएगा क्योंकि कंजंक्शन के पश्चात आने वाला जो इन्फिनिटिव होता है वो बिना टू के आता है, ये भी सही है, ठीक। आगे बेटा आपका सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। हम सेंटेंस के दो पार्ट पढ़े थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के दो पार्ट पढ़ लिए, क्वालिफायर और मेन वर्ड। क्वालिफायर के 3 पार्ट पढ़ लिए, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। फिर हमने डमी सब्जेक्ट देखा और सब्जेक्ट के रूप में जिरंड और इन्फिनिटिव का प्रयोग देख लिया। आपका सब्जेक्ट पूरी तरह से यहाँ कंप्लीट हो गया। इन डिटेल मैंने सारी चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया भी होगा। ठीक बच्चों, अब आगे हम अगला कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, प्रेडिकेट। ठीक प्यारे बच्चों, वीडियो लंबी हो रही है, अब यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद।